तो सुनीता विलियम्स की 9 महीने बाद वापसी हो गई है अंतरिक्ष से। अपने सहयोगी बुच विल्मोर के साथ उनकी वापसी हो गई है। लंबा अंतराल रहा अंतरिक्ष में जो उन्होंने बिताया है, लेकिन अब वापसी हो चुकी है। हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी मौजूद हैं, गौहर रजा साहब, जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। रजा साहब, वापसी हो गई है सुनीता विलियम्स की और लगातार हम ये चर्चा भी कर रहे थे कि एक्सपीरियंस उनके क्या रहे हैं। देखिए, साथ साथ ये भी समझना चाहेंगे, हमने तब्दीलियों की बात की कि बहुत सारे ऐसी तब्दीलियां, ऐसे चेंजेस उनकी बॉडी में देखे गए होंगे। इससे पहले मैंने कद को लेकर भी आपसे एक सवाल पूछा था कि इसे लेकर भी लोग जाहिर है बहुत एक्साइटेड हैं कि वाकई में कद भी बढ़ जाता है, और अगर ये तब्दीली होती है तो ये कितनी तकरीबन होती होगी रफ नोट पे? कद में बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती है, जी। उसको बहुत ज़्यादा एक्ज़ैजरेट किया गया है। लेकिन जब मसल्स वीक होने शुरू होते हैं और हड्डियों के बीच के मसल्स वीक होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एक्सपेंशन शुरू हो जाता है। जहाँ-जहाँ हड्डियों में फैलाव, हड्डियों के बीच के एरिया में जो फैलाव आता है, उसकी वजह से वो ऑब्ज़र्व किया गया है, जो लंबे अरसे जितने एस्ट्रोनॉट्स गए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ जी। अपने दर्शकों को, आपके दर्शकों को, कि एक चीज़ होती है जो हमें इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी पढ़ाई जाती है, जिसे हम टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि कितनी गलती बर्दाश्त की जा सकती है। यानी कोई चीज़ हम बनाने चलें, अगर चारपाई बनाने चलें, तो हम उसका पाया जो है, वो 1, 2, 3, 4 पाए में कितना फ़र्क हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हम 1 फीट का अगर पाया बना रहे हैं, सारे 1 फीट के बनने हैं, तो उसमें हम 1 इंच का क्या गलती बर्दाश्त कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते, उससे कम का बर्दाश्त करेंगे। पर जब हम अंतरिक्ष विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी वहाँ पर अगर एक स्क्रू को कहीं पर टाइट होना है, तो ये जो टॉलरेंस है, वो उसकी लिमिट्स कहीं ज़्यादा कम हो जाती हैं। उनको परफेक्ट, ऑलमोस्ट परफेक्ट होना पड़ता है। जिसका मतलब ये है कि जब जिस डॉकिंग की मैं बात कर रहा था, वहाँ पर आप ज़रा-सा भी टॉलरेंस जो है, वो इतना कम होगा कि आप गलती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो कॉम्प्लिकेशन शुरू हुई थी, जिसमें हीलियम लीक करती हुई दिखाई दी थी और थ्रस्टर्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो बर्दाश्त से बाहर थी, यानी टॉलरेंस के बाहर थी। जिसका मतलब ये हुआ कि उस ज़रा-सी प्रॉब्लम के साथ उनको वापस लाना उस व्हीकल के अंदर, उस कैप्सूल के अंदर ज़िंदगी के लिए खतरा हो सकता था, पूरे मिशन के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए 9 दिन का जो पीरियड था, वो बढ़ कर के 9 महीने में बदल गया। यानी अब आपको तैयार करना होगा दूसरा व्हीकल जो ऊपर जाए, जिसमें किसी तरह की लीक नहीं बर्दाश्त की जा सकती। वो तैयार होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, वहाँ से उनको डॉकिंग होगी और वो डॉकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, कोई लीक नहीं होनी चाहिए, थ्रस्टर्स को ठीक से काम करना चाहिए। थ्रस्टर्स वो होते हैं जो वहाँ पर हाँ, एक बात और समझ लीजिए, थ्रस्टर्स की जब बात निकली है कि वहाँ पर जिस न्यूटन लॉ की बात कर रहा था मैं, जब कोई चीज़ चल रही है, एक गति से चल रही है, तब हमको किसी तरह के ईंधन की ज़रूरत नहीं। ओके। यानी वो चलती रहेगी उस गति से। ठीक। लेकिन अगर गति और डायरेक्शन बदलना है, तो हमें ईंधन की ज़रूरत होगी। राइट। यानी थ्रस्टर्स का काम ये होता है कि वो गति को बदलने और गति के डायरेक्शन को, उसकी दिशा को बदलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर थ्रस्टर्स में प्रॉब्लम है, तो ना डॉकिंग हो सकती है और ना अनडॉकिंग हो सकती है ठीक से। उसमें गलती हो जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक सीधी लाइन में कहीं उड़ करके जाना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, और जो डायरेक्शन है जाने का आपका, उसमें शुरुआत में थोड़ी-सी गलती हो जाए,
और आप सीधी लाइन में ही चल सकते हैं, तो आप कहीं और पहुंचेंगे। ये हमारे मिसाइल्स में हमको बहुत मालूम है कि अगर टारगेट तक पहुंचना है तो मिसाइल को सही दिशा में शुरुआत से ही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं जिनकी दिशा नहीं बदली जा सकती। अब हमने ऐसे भी मिसाइल्स बना लिए हैं जिनकी दिशा रास्ते में बदली जा सकती है, पर पहले ऐसे मिसाइल नहीं थे। गोली चलेगी तो वो अगर गलत डायरेक्शन में चली है तो गलत जगह ही जाके लगेगी। यहां पर जो थ्रस्टर्स हैं उनका काम है कि वो या तो गति बढ़ाने घटाने के लिए इस्तेमाल, घटाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे, घटेगी भी नहीं हमारी स्पीड बिना थ्रस्टर्स के काम किए हुए, और साथ ही दिशा बदलने के लिए भी होगी। मतलब वो ब्रेक तो का भी अगर काम लीक करेंगे। हो हाँ, गई वो एक जी, ब्रेक, बिल्कुल एक वो एक ब्रेक का काम भी करते हैं और आपको एक डायरेक्शन देने का काम भी करते हैं। मतलब कुल मिला के इस भाषा में समझा जा सकता है कि हमारी कोई गाड़ी है जो कि एक ढलान से उतर रही है, तो उसमें आपने कहा कि ईंधन की ज़रूरत नहीं है, वो एक अपनी स्पीड पे जाएगी, बट यदि उसको कहीं मुड़ना होगा, कहीं और जाना होगा, तो वो क्लस्टर्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी जानने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि 22 साल पहले का ज़िक्र भी मुझे याद आ गया जब कल्पना चावला आई थी। 16 दिन का जो उनका मिशन रहा था बहुत सफल रहा, लेकिन वो 15 मिनट जो 16 मिनट थे वो बड़े हावी हो गए, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे वायुमंडल में आप प्रवेश करते हैं हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी भी ऐसे ही हुआ कि 7 मिनट के लिए संपर्क टूट गया था, थोड़ी सी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी थी, अभी भी इस मिशन में भी। तो उस बिल्कुल वक्त ये जो स्पीड होती है वहां से आना और वायुमंडल पृथ्वी के अंदर प्रवेश करने का जो बीच का रास्ता होता है वो कितना मुश्किलों भरा होता है। रजा साहब जरा ये भी बताइए, क्योंकि यहाँ दिलचस्पी ज्यादा होती है लोगों की, वो स्पीड को आना, मेंटेन करना, वापस से वायुमंडल के अंदर जाना, ये बहुत ज्यादा यूं कह सकते हैं कि डिफिकल्ट हो जाता है, और इसी पर ही लगाम या काबू पाना बहुत लाजमी होता है, तभी आप सफल लैंडिंग कर पाएंगे। बिल्कुल। आ, हम में से सभी एक्सपीरियंस करते हैं कि अगर कहीं आग जल रही है तो उसके ऊपर जल्दी से अगर हाथ हटा लिया जाए तो हमारा हाथ नहीं जलेगा। उसके ऊपर ले जाएं हम, जलते हुए फ्लेम के ऊपर से हाथ ले जाएं तो नहीं जलेगा। रुक जाए तो जाहिर है कि हाथ जलना शुरू हो जाएगा आपका, और आपको हाथ हटाना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। अब वायुमंडल के अंदर जैसे ही कोई चीज एंटर होती है वो रगड़ खाती है हमारे हवा के या वायु के, वायुमंडल के कणों के साथ, और उसकी वजह से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उन स्पीड्स के ऊपर जिस जिस पे री एंट्री हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। अब अगर ऐसा मटेरियल हो जो उन टेम्परेचर्स को बर्दाश्त ना कर पाए, तब फिर जाहिर है कि जल जाएगा। वो जो भी चीज एंटर हो रही है जल जाएगी। जैसे मैंने कहा कि टूटने वाले तारे, जिनको रोमांटिसाइज भी हम बहुत करते हैं और सदियों से करते आ रहे हैं, राइट। उन वो जल जाते हैं और वो लकीर बनाते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वो जलते चले जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जल जाते हैं, वरना हमारी धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा होता। शायद धरती के ऊपर कभी जिंदगी पैदा हो ही नहीं पाती। तो जब हम एंट्री कर रहे हैं तो समझने की जरूरत है कि बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर बहुत कम से, सब जीरो से तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है, और हमारा जो मटेरियल होना चाहिए, जो आउटर मटेरियल है, वो बाहर की लेयर्स, जो टाइल्स होती हैं, वो ऐसी ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो बहुत कम टेम्परेचर से, यानी सब जीरो टेम्परेचर से बहुत ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाए। उनकी बर्दाश्त का टेम्परेचर रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए जो हुआ था कल्पना चावला वाले केस में, कि पहले एक टाइल अ, अ, गड़बड़ हुई, वहां टेम्परेचर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, उसके बाद एक टाइल्स उखड़ती चली गई और वो पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो गया। वहां जिंदगी खतरे में पड़ गई उन लोगों की, और हमें मालूम है कि वो क्या सानहा हुआ था। वो बहुत दुखद घटना थी। इससे पहले भी
एक दुखद घटना हो चुकी है जिसमें इंसानों की तो जिंदगी नहीं गई थी, लेकिन सिर्फ बिडिंग जो दरवाजा है उसकी बिडिंग के मटेरियल ने बिडिंग का मटेरियल बहुत कम टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से पूरा मिशन फेल हो गया था। यानी एक स्क्रू, कहीं बिडिंग, कहीं एक टाइल, वो भी अगर जरा सी गड़बड़ हो जाए तो फिर री एंट्री के वक्त के ऊपर, एंट्री के वक्त के ऊपर स्पेस में उस टेम्परेचर, कम टेम्परेचर की वजह से या ज्यादा टेम्परेचर की वजह से पूरा का पूरा मिशन फेल हो सकता है। इसलिए आज भी हम जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो इंजीनियरिंग जानते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसे चमत्कार की तरह से ही लेते हैं। इसलिए हर बार आप देखेंगे कि डॉकिंग के वक्त के ऊपर, अनडॉकिंग के वक्त के ऊपर, लॉन्च के वक्त के ऊपर, जी। री एंट्री के वक्त के ऊपर, ये जो मेजर इवेंट्स हैं उसके वक्त के ऊपर हमेशा साइंटिस्ट अपनी लैब में ताली बजाते हुए आपको दिखाई देंगे। जी। रजा साहब, आपने यहाँ पे जिक्र किया कि एक स्क्रू की वजह से भी मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है इफेक्ट कर सकती हैं। सो ये भी आपसे समझना चाहेंगे, देखिए जब एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल मिशन शुरू होने से कुछ वक्त पहले अगर उनकी तबीयत नासाज होती है या फिर वो जो फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए शरीर को लेकर वो अगर उस तरह से नहीं होती हैं, सो क्या ये मिशन पर असर डालती हैं? साथ साथ ये भी समझना चाहूँगी कि जो तब्दीलियां या फिर जिस तरह से हमारी तबीयत खराब होती है, हम अनवेल होते हैं धरती पर, अगर अंतरिक्ष में भी वही चीजें हमारे साथ हो, पेट संबंधी या फिर दूसरी स्वास्थ्य संबंधी, तो उनसे किस तरह से डील किया जाता है? आप बिल्कुल सही सवाल पूछ रही हैं, लेकिन अ, सिर्फ यही नहीं है। एक तो ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, और बड़े लंबे अरसे तक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, और धरती के ऊपर जीरो या माइक्रो ग्रेविटी के ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, और बड़े लंबे अरसे तक किया जाता है। उनकी एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो ट्रेनिंग का पार्ट होती हैं, और जीरो ग्रेविटी के ऊपर चलना जो वहाँ होगा, जिस तरह से तैरने वाली कंडीशंस पैदा की जाती हैं, तो ये तो इंश्योर करने की कोशिश की जाती है पूरी तरह से कि उनकी तबीयत किसी भी तरह से खराब ना हो, परफेक्ट हेल्थ में वो पूरा पीरियड गुजारें। लेकिन जाहिर है कि इसकी इवेंचुअलिटी हो सकती है, और उसकी पूरी तैयारियां होती हैं वहां पर कि किसी तरह की कोई बीमारी ना होने पाए। यानी इन्फेक्शन तो जाहिर है कि वहां पर बिल्कुल ऐसे वातावरण क्रिएट किया जाता है जिसमें इन्फेक्शन ना हो सके। इसके बावजूद कि हम बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे कर रहे हैं अब जो लैब्स हैं उनमें बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, वो चाहे चाइना की हो, चाहे ये हो, और हम जो जो अब लैब क्रिएट करने जा रहे हैं, हमारा देश जो करने जा रहा है वहाँ पर, उनमें बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स होंगे। पर इसका ध्यान रखा जाता है कि इन्फेक्ट करने वाली चीज, इंसान के बदन को इन्फेक्ट करने वाली चीज कोई वहां ना पहुंचने पाए। इसलिए पूरी तरह से जब भेजते भी हैं तो पूरी तरह से सैनिटाइज करके ही भेजा जाता है। यानी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं रखी जाती कि जो 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 कपड़े हैं, जो एंट्री हो रही है अंदर कैप्सूल के, धरती के ऊपर मैं कह रहा हूं, जब एंट्री हो रही है तो इसका पूरा ख्याल रखा जाता है कि अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये सारी चीजें तो रखी जाती हैं, हम्म। अच्छा। लेकिन हाँ। इसके साथ साथ लास्ट मोमेंट तक, जैसा मैंने कहा कि हर चीज चेक होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में भी बहुत सारे मिशंस में हमने ये देखा है, और आम आदमी ने ये तक ये खबर आप लोगों के द्वारा पहुंची है कि मिशन को डिले कर दिया गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया। राइट। यानी कि जो कंप्यूटर से अब आज के दौर में, जो शुरुआत में तो कंप्यूटर उतना था भी नहीं, जब यूरी गगारिन गए थे तो कंप्यूटर तब तक बना भी नहीं था। आज के दौर में जो प्रोग्राम्स हैं वो लगातार हर एक चीज के ऊपर नजर रखते हैं और चेक करते रहते हैं। तो रेगुलरली चेक करते रहना कि सारी चीजें परफेक्टली काम कर रही हैं, ये बहुत जरूरी होता है। और लॉन्च के पहले तक
ये पॉसिबिलिटी हमेशा होती है कि अगर कंप्यूटर आपको ये बता रहा है कि कहीं कोई थोड़ी-सी भी परेशानी खड़ी हो गई है, तो लॉन्च को फ़ौरन डिले किया जाता है, उसको कोशिश की जाती है कि डिले कर दिया जाए ताकि उस परेशानी को ख़त्म किया जा सके। यहाँ भी यही हुआ है कि डॉकिंग से ज़रा पहले अनडॉकिंग से ज़रा पहले ये पता लगा कि हीलियम लीक कर रही है और उसकी वजह से पूरे मिशन को बदलना पड़ा और सिर्फ़ 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने तक ऑलमोस्ट डिले करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, वही आपने कहा कि दुर्घटना से देर भली, हाँ भाई, दुर्घटना हो जाए उससे कई गुना बेहतर है कि इट शुड बी परफेक्ट, हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। अब जैसे कि आपने बताया कि एक स्क्रू भी उस हिसाब से होना चाहिए कि अंतरिक्ष में जाके कोई दिक्कत ना हो, वरना जान पर भी बना सकती है। अच्छा, कभी कभी ये भी देखा है कि जहाँ एक पॉइंट पे हमें पहुंचना है, उस पॉइंट से हम भटक जाते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष है, जाहिर सी बात है, ये भटकाव क्या अक्सर होता है, फिर इसको वापस से कंसंट्रेट कैसे किया जाता है कि हाँ, हमें वापस उसी पॉइंट पे आना है, ये चैलेंजेस बने रहते हैं क्या? अभी हमारा जो मिशन था उसमें भी एक आध बार भटकाव हुआ है हाँ। और उसकी वजह से उसको वापस लाने के लिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो थ्रस्टर्स हैं उनमें फ्यूल यानी जो ईंधन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर एक हुआ करता है कि आपने भटकाव से वापस जगह के ऊपर लाने के लिए कितना ईंधन रखा हुआ है। अब नॉर्मली क्या होता है जब हम कार में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये मालूम है कि अगले 50 किलोमीटर में, 100 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में हमको एक पेट्रोल पंप मिल जाएगा, वहाँ हम भरवा लेंगे। तो हम डिब्बे में भर के नहीं ले जाते। पहली चीज़ तो ये समझनी चाहिए कि वहाँ कोई पेट्रोल पंप है नहीं, दोबारा नहीं भरा जा सकता, जो यहाँ से जाएगा वही जाएगा। लेकिन एक और पेच है, जो जो आम आदमी को थोड़ा-सा मुश्किल से समझ में आएगा। मैं अगर एक एक मान लीजिए 100 किलो वहाँ भेजना चाहता हूँ, करेक्ट? तो 100 किलो भेजने के लिए मेरा रॉकेट जो है वो 100 किलो का है। मैं उसे वहाँ भेजना चाहता हूँ, तो 100 किलो के लिए मान लीजिए 10 किलो ईंधन चाहिए। सही बात, समझ राइट। में आती है? ठीक। अब ये 10 किलो ईंधन जो है, उसको अगर मैं ये कहूँ कि नहीं थोड़ा-सा और ले चलते हैं, क्योंकि थ्रस्टर में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे कार में 1 डिब्बा और रख लेते हैं पेट्रोल का, ये हो सकता है ना? चलते-चलते कि चलो भाई, इमरजेंसी के लिए 1 डिब्बा रख लेते हैं। जब आप 10 किलो ईंधन से 11वां किलो ईंधन करेंगे, तो इस 1 किलो ईंधन के ले जाने के लिए भी और ईंधन चाहिए होगा। आप परेशानी समझ रही हैं? हाँ, जी, वही जी, हम बिल्कुल। समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितना हाँ, डिफिकल्ट है ये, बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि अब जो वो 100 किलो था हाँ। प्लस 10 किलो था, वो 111 किलो हो गया। राइट। अब ये 111 किलो ले जाने के लिए और ईंधन चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग तो सिर्फ 110 किलो की थी। तो ये सारे कैलकुलेशंस जो हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस हैं जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम इसमें थोड़ा-सा भी 1 ग्राम भी या 1 माइक्रोग्राम भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जिस जिस प्रॉब्लम की आप बात कर रही हैं, वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि थ्रस्टर्स एक तो ये कि काम ना करें जैसा अभी हुआ, उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन थ्रस्टर्स के पास फ्यूल ना बचे, तब फिर तो सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। फिर तो आप कभी उनको मिला ही नहीं सकते। हाँ। राइट। जिस डॉकिंग की अभी हमने सक्सेसफुली डॉकिंग और अनडॉकिंग की है, उसमें थोड़ी-सी परेशानी आई थी। अगर आपको न्यूज़ बिल्कुल, आपने यही मैंने भी कीली बोला, देखी हाँ। हो, तो इसमें परेशानी आई थी। लेकिन अगर वहाँ फ्यूल ना होता तो उसके लिए, तो और गंभीरता हो जाती मिशन हम, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम वापस ही नहीं आ पाते। एग्ज़ैक्टली, हाँ। क्योंकि वापस आने के लिए उस थ्रस्टर में जितना फ्यूल रखा गया है, जिस तरह से उसको प्लान किया गया है, अगर सिर्फ हमें वहाँ पर डायरेक्शंस बदलने के लिए ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो हम वापस नहीं आ सकते।
जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो प्लानिंग का हिस्सा होती हैं और इनमें जिस बात को मैं कह रहा हूँ, जी। अगर टॉलरेंस समझ में आ जाए, हुँ, तो ये समझना आसान हो जाएगा कि यहाँ टॉलरेंस बहुत कम है, हुँ। यानी बर्दाश्त बहुत कम है। जब हम उन स्पीड्स के ऊपर, उन टेम्परेचर्स के ऊपर, उन दूरियों के ऊपर और उस वैक्यूम कंडीशंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं और अंतरिक्ष के अंदर जो कण मौजूद हैं, हुँ, जो लगातार इन बॉडीज के साथ टकराते रहते हैं, हुँ, जो 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 अक्सर बात होती है हुँ। कभी-कभी कि सूरज से जो किरणें आ रही हैं और जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो टकराते हैं, वो दबाव डालते हैं। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। रज़ा साहब, ये भी आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, आपने बताया कि किस तरह से वहाँ पर एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं या फिर प्रिपरेशंस प्लानिंग होती है। देखिए, हम जिस ऑपरेशन की बात करें, जिस मिशन की बात करें, 9 दिन का मिशन था और 9 महीने से ज़्यादा का वक़्त बीत चुका है। सो जब कोई भी मिशन की शुरुआत होती है, तो क्या बेसिक प्लानिंग का वो हिस्सा होता होगा? क्या वो माइंडसेट होता होगा कि ये मिशन लंबा भी हो सकता है? 9 दिन का मिशन 9 महीने में तब्दील हो रहा है या फिर 12 महीने में तब्दील हो रहा है। सो बेसिक प्लानिंग में क्या-क्या वो नेसेसरी चीज़ें होती होंगी जो कि साथ में रखी जाती होंगी? कितने दिन की प्लानिंग पहले से की जाती होगी, प्रिपरेशंस की जाती होंगी कि इतना वक़्त तक हो सकता है आपको वहाँ पर रहना पड़ जाए? ये जो जिस प्लानिंग की आप बात कर रही हैं, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसानों ने और साइंटिस्ट ने सीखी है ये हुँ, प्लानिंग। क्योंकि जो यूरी गगारिन गए थे, वो तो बाहर गए थे कुछ घंटों के लिए और फिर वापस लौट आए थे, हुँ, वहाँ से कुछ चक्कर लगा कर के। वो पहला मिशन था सोवियत यूनियन का और जिसने दुनिया को चौंका दिया था। क्योंकि उस वक़्त सोवियत यूनियन को सारी दुनिया ये मानती थी कि ये पिछड़े हुए देशों में आता है, तो ऐसा पिछड़ा देश किस तरह से इतना बड़ा काम कर सकता है कि वो पहली बार सैटेलाइट भेजे और पहले जानवर लाइका को भेजे और उसके बाद यूरी गगारिन ऊपर जाएँ और सबसे पहला और सबसे लंबा स्टे भी स्काई लैब के अंदर वो जो रिकॉर्ड बना था 1 साल से ऊपर का वो भी वहीं का था और वो एस्ट्रोनॉट हिंदुस्तान आए थे 80s में यहाँ पर। तो मेरी खुशकिस्मती थी कि लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए जो रहे थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। ये जो प्लानिंग धीरे-धीरे सीखी है हमने, तो स्काई लैब जो है, वो लैब तो है ही, लेकिन वो साइंटिस्ट का घर भी है। राइट। तो वहीं रहना है। जी, ऐसा तो है नहीं कि 8 घंटे का काम हो, सुबह को 9 बजे गए और 5 बजे वापस लौट आए। ये तो हो नहीं सकता है, तो वहीं रहना भी है। तो उनके खाने-पीने का, डाइट का, उनकी बाकी सारी ज़रूरतों का, जो इंसान की ज़रूरतें होती हैं और उनके अगर कहीं बीमारी जिसका आपने ज़िक्र किया था जी, जी। अ, उ उस उन कंडीशंस का अगर वो पैदा हो रही हैं, तो उसके रेगुलर चेकअप की भी ज़रूरत होती है। यानी ब्लड प्रेशर होगा और बाकी जो वाइटल्स हैं, वो लगातार चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे इंतज़ाम जो हैं, वो वहाँ ज़रूर होते हैं। और वो लंबे अरसे के लिए अब स्काई लैब जो जो है हमारी उसमें लंबे अरसे के लिए वो किया जाता है। पर ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोगों ने सीखा है, इंसानियत ने सीखा है, साइंटिस्ट ने सीखा है, टेक्नोलॉजिस्ट ने सीखा है। अच्छा, आम लोगों के मन में रज़ा साहब ये बड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि अभी जैसे कि हमने सुनीता विलियम के बारे में पढ़ा कि जो रिसाइकिल वाटर थी उसको इस्तेमाल करा था, वही पिया करती थी। खाना भी बहुत वैसा ही खाते थे। जो डाइट होता है, जो डाइट का ज़िक्र आया, ज़ाहिर-सी बात है वहाँ आपको सर्वाइव करना है। तो डाइट किस तरह की होती होगी? किस तरह का वो भोजन लेते होंगे जो उनको डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपर, दिक्कतें पैदा ना हों? तो ये तमाम चीज़ें कैसे? चूँकि ये हम लोग बहुत जानने के उत्सुक होते हैं कि उनकी डाइट भी क्या हमारी डाइट से बिल्कुल अलग हो जाती है क्या उस वक़्त? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हुँ, जो पानी है वो वहाँ पर लिमिटेड है। हाँ। राइट तो पानी का सर्कुलेशन उसका सर्कुलेशन इस तरह से कि उसको फिल्टर वापस कर लिया जाए
और उसी को ही इस्तेमाल किया जाए। हम भी यहाँ करते हैं ना, अब धरती के ऊपर बहुत पानी को लेकर के वातावरण के साथ बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जो सीवर का वाटर है वो हम इस्तेमाल करते हैं ट्रीट करके अभी अपने पेड़ों को, खेतों को देने के लिए या बाग को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां पर पानी की एक बूंद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पेशाब से पानी निकल रहा है उसको फिल्टर करके रिसाइकिल करना हाँ। जरूरी है, के बिना काम नहीं चल सकता। पानी लिमिटेड है। खाने में भी एक चीज याद रखनी चाहिए हमको कि जो यहाँ पर हम किस तरह से खाना खाते हैं। अगर हमने ग्लास को लिया और ऐसे करके किया तो हमारे मुंह में पानी चला जाता है, अपने आप चला जाता है, राइट। वहां पर अपने आप नहीं जाएगा। ना तो कहीं और चला जाएगा, और वो आप भी उल्टा जाएगा। कर दीजिए ग्लास को, वो ग्लास के Exactly, अंदर ही वो कहीं- रहेगा क्योंकि ग्रेविटी तो है नहीं। राइट। आप ये बात समझ रही हैं बिल्कुल, कि वो बिल्कुल। पीना कितना मुश्किल है। बिल्कुल। सिर्फ यही नहीं कि वहां पानी का होना और हर बूंद इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसका पीना भी मुश्किल है। तो पीने के तरीके बदल जाते हैं, आपकी जिंदगी की हर चीज वहां जाकर के बदल जाती है। खाने में भी आपको ज्यादातर लिक्विड डाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन और भी खाना होता है वहां पर जो खाया जाता है, जो सॉलिड फूड भी है और वो भी है। तो अगर आपको लिक्विड डाइट पीनी है तो आपको उसको दबाना पड़ेगा, जी। अब वो आपके मुंह के अंदर जाएगी, तब आप पी सकते हैं या खा सकते हैं। इसी तरह से अगर बहुत इंटरेस्टिंगली गौहर रजा साहब आप बता रहे हैं। वक्त की कमी पड़ गई है लेकिन मन कर रहा है आपको बहुत। सुनते जाएं, क्योंकि बहुत सरल तरीके से और जो एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं, जो लोग इस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उन तक की तमाम और बातें अभी और कह रहे हैं रोचक तथ्य पहुंच पाए होंगे। मोनिका के दिमाग में भी और मेरे माइंड में भी रजा साहब ऐसा हो गया कि वो पूरा स्पेस घूम रहा है, हम एक जर्नी पे हैं, हम वो तमाम चीज़ खुद देख रहे हैं, ऐसा हमको फील आने लगा था। वो आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। चलिए गौहर रजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें बखूबी समझाने के लिए। तो सुनीता विलियम्स की वापसी हो चुकी है और इस पर तमाम बधाइयों का तांता भी लग रहा है। सोशल मीडिया भी लगातार पटा हुआ है। पल पल की अपडेट हम भी आपके साथ साझा करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।